हेलो गाइज, मैं वीरेंद्र कुमार, ज्ञान ज्योति ITI कॉलेज चूरू। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की जो हमारी एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन सीरीज 3 है। ओके गाइज, हमारा इस क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न विद्युत धाराओं में से किसे मानव शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है। गाइज, इसमें 4 या 5 प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें हमें पहचान करनी है सही आंसर की। ओके गाइज, तो पूछा गया है कि मानव शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है कौन सी विद्युत धारा को। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1 मिली एम्पियर, बी में दे रखा है 25 मिली एम्पियर, सी में दे रखा है 50 मिली एम्पियर और डी में दे रखा है 10 मिली एम्पियर और ई में दे रखा है 30 मिली एम्पियर। तो गाइज, हमारे शरीर के लिए खतरनाक धारा का मान कौन सा है? तो वो है गाइज ऑप्शन नंबर सी, 50 मिली एम्पियर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो करंट 1/4 हो जाएगा। गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। गाइज, मैं हर क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं बोलूँगा, मैं जो आपको राइट आंसर है वो बताऊँगा और आपको ऑप्शन चारों की आपको पहचान करनी है कि चारों में से कौन सा आंसर है सही होगा। ओके गाइज, ये पेपर थोड़ा टफ है क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में है आपको 4 ऑप्शन ही मिलेंगे। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। ओके गाइज, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन होगा, किसी श्रेणी सर्किट के सभी भागों में निम्न में से कौन सी मात्राएं समान होती है। तो गाइज, हम अगर श्रेणी सर्किट की बात करें तो श्रेणी सर्किट में करंट का मान है वो क्या होता है, समान रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, आगे एक सीधा सा फॉर्मूला पूछा गया है कि निम्न संबंधों में से कौन सा सही नहीं है। निम्न संबंधों में से कौन सा संबंध सही नहीं है। तो गाइज, P बराबर ऑप्शन ए में है P बराबर V/R², I बराबर P/V, I बराबर √P/R, V बराबर √P गुणा R और इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। P बराबर V/R² नहीं होता। यहाँ पे P पावर है, V वोल्टेज है और R है प्रतिरोध है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए, हम इसका एक भाग निकालते हैं और इसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा बढ़ेगी। हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ओके गाइज, क्या होगा, बढ़ेगी। तो आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो गाइज, ये क्वेश्चन हमें उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, P बराबर V²/R। तो हमें R ज्ञात करना है। क्या पूछा है, लैंप का प्रतिरोध, तो R बराबर V²/P, 250 × 250/200। तो हम
भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 312.5 ओम। ओके गाइज, आप आर बराबर रखिए वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर किस गए, आप लिख दीजिए 250 इंटू 250 और अपॉन भाग दे दीजिए पी यानी 200। पावर कितनी है, 200 वाट। लैंप की पावर 200 वाट ही तो है, तो 200 का आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 312.5 ओम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई लाइन की से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो शेष 3 बल्ब रोशनी देंगे। सीधी सी बात यह है कि गाइज अगर समांतर संयोजन है तो समांतर संयोजन में वोल्टेज का मान है वो सभी इक्विपमेंट पर या सभी बल्बों पे सेम रहेगा। तो अगर एक लैंप फ्यूज हो जाता है तो बाकी अन्य लैंपों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तीनों बल्ब हैं वो जलेंगे क्योंकि उनको वोल्टेज मिलता रहेगा। और जैसे ही उनको वोल्टेज मिलेगा, सप्लाई वोल्टेज, तो वो लैंप अपना कार्य करेंगे। लैंप का कार्य क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करना। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शेष 3 लैंप पे रोशनी देंगे यानी वो जलेंगे। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वोल्टेज या करंट को चित्र में दर्शाया गया है। तो सीधी सी बात है गाइज, ये एसी का सिंबल है, एसी का सिंबल है। ओके, एसी, डीसी, पल्सेटिंग, सर्कुलर, स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या सही करना है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर कौन सा सही करना है, ऑप्शन नंबर ए, एसी, एसी का सिंबल है। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसी अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है। अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है हो जाएगा प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। ये अल्टरनेटिंग मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अल्टरनेटिंग मात्रा का समय काल 0.02 सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो गाइज ये हमारी सप्लाई वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो गाइज ये इस क्वेश्चन का आंसर है और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50 हर्ट्ज होगी। ये जो समय दे रखा है समय काल, ये क्या है 0.02 सेकेंड है। ओके गाइज, तो हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी मशीन के एक आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रकृति क्या है। करंट प्रवाह की प्रकृति क्या है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी डीसी मशीन के एक आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रकृति क्या है, एसी। गाइज एक बात बताऊं तो चाहे डीसी मशीन हो चाहे डीसी जनरेटर हो, उसके आर्मेचर में करंट प्रवाह एसी होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जनरेटर है तो वो उसके आर्मेचर में एसी उत्पन्न होगी, और अगर मोटर है, डीसी मशीन है, तो उसके आर्मेचर में एसी करंट ही पहुंचेगी। तो करंट प्रवाह की प्रकृति है वो क्या होगी, एसी होगी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, जब यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ प्रवाहित किया जाता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ, किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ गतिमान रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है। किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ गतिमान रूप से प्रेरित ईएमएफ होता है।
ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश डीसी मशीनों में वेंटिलेशन डक्ट होती है, कैसी होती है? अधिकांश डीसी मशीनों में वेंटिलेशन डक्ट होती है, तो रेडियल एवं साथ ही साथ लंबवत। तो रेडियल भी नहीं होती, लंबवत भी नहीं होती, समानांतर भी नहीं होती, रेडियल एवं साथ ही साथ लंबवत, ये दोनों होती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी मशीन का घूमने वाला भाग आपको पता ही है, रोटर, क्षेत्र, आर्मेचर, स्टेटर, कम्यूटेटर। डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर होता है, डीसी मशीन के अंदर घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। ओके गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट से किया होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो रोटर की शाफ्ट होती है, घूमने वाला भाग रोटर होता है, रोटर की शाफ्ट से किसी डीसी मशीन में रोटर है या आर्मेचर है, वो क्या है? मोटर की शाफ्ट से किया हुआ होता है, यानी उसके शाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट कम्यूटेटर और ब्रशेज के जरिए प्राप्त होता है। सीधी सी बात यही है, एक डीसी जनरेटर है तो उससे हमें करंट की प्राप्ति कहाँ से होगी? कम्यूटेटर और ब्रशेज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, कम्यूटेटर और ब्रशेज। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वेल्डिंग जनरेटर में लैप वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग होती है। तो गाइज, वेल्डिंग जनरेटर में लैप वाइंडिंग होती है। क्यों होती है गाइज? क्योंकि वेल्डिंग जनरेटर में अधिक करंट की आवश्यकता होती है, तो जहाँ पे अधिक करंट की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लैप वाइंडिंग को प्राथमिकता देते हैं। और जहाँ पे हमें अधिक वोल्टेज चाहिए, अधिक वोल्टेज के लिए हम कौन सी वाइंडिंग करते हैं? वेव वाइंडिंग करते हैं। अगर लैप और वेव की बात आती है तो बता रहा हूँ मैं कोई यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लैप और वेव की। तो अधिक वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग की जाती है और अधिक करंट प्राप्त करने के लिए लैप वाइंडिंग की जाती है। तो वेल्डिंग जनरेटर में अधिक करंट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे कौन सी वाइंडिंग होगी? लैप वाइंडिंग होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी श्रेणीक्रम मोटर के घूर्णन की दिशा को, डीसी श्रेणीक्रम मोटर के घूर्णन की दिशा को टर्मिनलों को परस्पर बदलकर उल्ट किया जा सकता है। आपूर्तिक, आर्मेचर एक, क्षेत्र एक, इनपुट। तो यहाँ हमें पूछा गया है या तो बी या सी, यानी या तो आर्मेचर के टर्मिनल बदलो या फिर क्षेत्र के टर्मिनल बदलो, या तो आर्मेचर वाइंडिंग के या फिर फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनलों को बदल करके, दोनों में से किसी एक को बदल करके हम मोटर के घूर्णन की दिशा को बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है? 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है? तो गाइज, ये होता है 1000 किलो ओम के, यानी किलो का मान होता है 1000 और मेगा का मान होता है 10 की घात -6। तो 10 की घात -3 तो के का मान हो ही गया, और यहाँ पे 3 शून्य और दे रखी हैं। तो गाइज, जिसका मान हो जाएगा 1000 किलो ओम। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर उपकरण है, एक ट्रांसफॉर्मर उपकरण है जो के लिए उपयोग किया जाता है। एक ट्रांसफॉर्मर उपकरण है जो बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्शन के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ट्रांसफॉर्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे एक ट्रांसफॉर्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे प्राथमिक वक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक वक्र कहा जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या शामिल होता है, या 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में क्या शामिल होता है? तो गाइज 3 फेज ट्रांसफॉर्मर में 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वक्र, 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वक्र शामिल होते हैं या शामिल होता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में IC बराबर 0.97 मिली एम्पियर, IB बराबर 30 मिली एम्पियर है। प्राप्त विद्युत धारा एल्फा क्या होगी? प्राप्त विद्युत धारा एल्फा क्या होगी? ओके गाइज, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ए 0.97। ओके गाइज, 0.97। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.97 यानी ए। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर होता है। एक ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वक्र में प्रेरित वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज से बाहर होता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज की आपूर्ति के किसी भी 2 फेज के बीच फेज अंतर क्या होता है? फेज अंतर क्या होता है? तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 3 फेज की आपूर्ति के किसी भी 2 फेज के बीच फेज अंतर क्या होता है? 120 डिग्री, 120 डिग्री का कलांतर होता है। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफॉर्मर में संरक्षक का क्या कार्य है? एक ट्रांसफॉर्मर में संरक्षक का क्या कार्य है? ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बाहरी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना, तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मर में संरक्षक का कार्य है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ±5% सहनशीलता के साथ 47 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोधक की आवश्यकता है। इस प्रतिरोधक पर रंग बैंड का अनुक्रम होना चाहिए। गाइज ±5% है तो सुनहरा रंग होगा, यानी लास्ट का पीला, बैंगनी, क्योंकि 4 के लिए पीला, 7 बैंगनी और तीसरा क्या होता है? घात, तो नारंगी और सुनहरा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर पीला, बैंगनी, नारंगी और सुनहरा रंग यानी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुंबकीय संपर्क द्वारा संचालित किया जाता है। एक चुंबकीय संपर्क कुंडली द्वारा संचालित किया जाता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक 3 फेज वाली मोटर केवल 2 फेज के साथ संचालित होती है तो इसे सिंगल फेजिंग कहा जाता है। इससे अंततः मोटर जल जाएगी। गाइज मोटर चलेगी, लेकिन अगर हमने बंद नहीं की तो लास्ट में मोटर क्या होगी? अंत में मोटर जल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है, तो अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया होगी।
अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया होगी। इसमें अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया का मतलब गाइज है, इसमें पूछा है प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा का मान क्या होगा, 10 ओम होगा। ओके गाइज, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 वोल्ट कॉइल के साथ एक ऑन ऑफ स्विच को 9 वोल्ट कॉइल के साथ एक ऑन ऑफ स्विच को क्या कहा जाता है, चुंबकीय स्टार्टर, मैनुअल स्टार्टर, रिवर्सिंग स्टार्टर, संयोजन स्टार्टर, तापीय स्टार्टर। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चुंबकीय स्टार्टर। क्या कहा जाता है, चुंबकीय स्टार्टर। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी 9 वोल्ट यानी वोल्टता नहीं, कुंडली के आर्मेचर से लगातार ची ची की आवाज को इंगित करती है, ची ची की आवाज को इंगित करती है। कुंडली में लघु परिपथ, कुंडली में खुला परिपथ, शेडेड रिंग में लघु परिपथ, शेडेड रिंग में खुला परिपथ, बाहर में खुला परिपथ। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शेडेड रिंग में खुला परिपथ। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3 फेज प्रेरण मोटर अधिकतम निर्धारित बलागुण विकसित करने वाले एक भार पर परिचालित हो रही है। क्या होता है जब मोटर के परिचालन के दौरान बाहरी मेंस विद्युत में से एक बाधित हो जाती है। गाइज अगर ऐसा होगा तो मोटर परिचालित होती रहती है लेकिन अधिक विद्युत धारा खींचती है। मोटर चालू तो रहेगी लेकिन वो क्या है, अधिक करंट लेगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, प्रारंभ को क्या बोलते हैं, स्टार्टर। DOL स्टार्टर के माध्यम से प्रारंभ होती 3 फेज 3 HP 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर के लिए बैकअप फ्यूज श्रेणी होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 16 एम्पियर होगी। अगर यहाँ पे 15 एम्पियर का कोई ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 HP की और 3 फेज 415 वोल्टेज की 50 हर्ट्ज स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर है, तो उसके बैकअप फ्यूज है वो 16 एम्पियर का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर एसी परिपथ में समांतर एसी परिपथ में शक्ति घटक को सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है, कोस थीटा बराबर A/B, कोस थीटा बराबर G/Y, कोस थीटा बराबर Y/G, कोस थीटा बराबर B/Y, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो बी सही होगा। क्या सही होगा, बी सही होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कोस थीटा बराबर G/Y। जी क्या है, चालकता, और ये Y है, ये बिल्कुल चालकता के समान ही होता है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकअप फ्यूज का उद्देश्य खुला परिपथ, भार में परिवर्तन, उच्च वोल्टता, लघु परिपथ, कम वोल्टता। तो गाइज हमारे बैकअप फ्यूज का उद्देश्य है वो लघु परिपथ के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर परिपथ में विद्युत अतिभार सुरक्षा का उद्देश्य मोटर की अनवरत अति विद्युत धाराएं यानी अनावश्यक रूप से अत्यधिक जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उससे सुरक्षा करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
यदि एक परिचालक 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रारंभक का यानी स्टार्टर का प्रारंभ बटन दबाता है और मोटर गूंजन की आवाज़ तो प्रारंभ करती है, लेकिन परिचालित नहीं होती है, यानी मोटर कंपन तो करती है या गूंजन तो करती है लेकिन चालू नहीं होती है, तो संभावित समस्या क्या है? तो गाइज एक फ्यूज उड़ गया है और मोटर सिंगल फेजिंग है, यानी कोई 3 फेज की मोटर है और 3 फेज में तीनों फेजों में 3 फ्यूज लगे हुए होते हैं। तो क्या होता है, मोटर गूंजन कर रही है, चल नहीं रही, और 3 फेज की मोटर है, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक फ्यूज उड़ गया है और मोटर सिंगल फेजिंग है। ओके गाइज, क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक फ्यूज उड़ गया है और मोटर सिंगल फेजिंग है, इसीलिए क्या है, मोटर परिचालित नहीं होती है। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 SWG तांबा तार की उचित फ्यूज विद्युत धारा क्या है? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 एम्पियर। ये एक आपकी बुक में सारणी दे रखी है कि किस SWG के तार की विद्युत धारा क्षमता क्या होती है, तो आप वहाँ से अन्य भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन 35 SWG तांबा तार की उचित फ्यूज विद्युत धारा 5 एम्पियर होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो अभिग्राही में हम ट्यूनिंग नियंत्रण को घुमाने के लिए किसी भी वांछित स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। ऐसा करके हम परिवर्तित करते हैं क्या? ऐसा करके हम परिवर्तित करते हैं केवल धारिता को, ऐसा करके हम धारिता परिवर्तित करते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक संधारित्र पर रेटिंग 25 माइक्रोफेरेड 12 वोल्ट दी जाती है और इसके सिरों या टर्मिनलों के समीप प्लस चिन्ह भी लिखा जाता है। संधारित्र पॉलीकार्बोनेट है, तो संधारित्र कौन सा है? पॉलीकार्बोनेट है। ओके गाइज, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कम आने की संभावना है, लेकिन आप सीरीज को पढ़ते हैं तो आपके 50 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे। ओके गाइज, तो आप पहले थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद में इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर 100 माइक्रो एम्पियर की आधार विद्युत धारा को खींचता है, जबकि संग्राही की विद्युत धारा 10 मिली एम्पियर है। एल्फा और बीटा के मान की गणना कीजिए। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी एल्फा का मान होगा 0.990 और बीटा का मान होगा 100। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके गाइज, हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके गाइज, तो हमारा अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, लंबाई में 2 किलोमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में 5 mm स्क्वायर के तांबे के तार के प्रतिरोध की गणना करें यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1.7 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर है। तो गाइज ये न्यूमेरिकल है, आप करके देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई 6.8 ओम आएगा। गाइज ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप मेरे से एक्स्ट्रा में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका सिंप्लीफिकेशन दे दूंगा। ओके गाइज, हमारा अगला नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पावर कंट्रोल सर्किट में SCR क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पावर कंट्रोल सर्किट में SCR क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा कि एक छोटा गेट करंट एक बड़े लोड वाले करंट की स्विचिंग को नियंत्रित कर सकता है। पावर कंट्रोल सर्किट में SCR को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक छोटा गेट करंट एक बड़े लोड वाले करंट की स्विचिंग को नियंत्रित कर सकता है। ओके गाइज, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
इसमें पूछा गया है यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसका आकार छोटा है। एक छोटा गेट करंट एक बड़े लोड वाले करंट की स्विचिंग को नियंत्रित कर सकता है। यह कम बिजली खर्च करता है। या इनमें तीन जंक्शन होते हैं। तो गाइज हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक छोटा गेट करंट एक बड़े लोड वाले करंट की स्विचिंग को नियंत्रित कर सकता है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से तैयार करें। ओके गाइज, इससे हमारे देश में कोरोना महामारी के संकट से बचने के लिए लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है। गाइज मेरा यही कहना है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे लाइफ। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका अपना वीरू।